द्वारिका भी अभी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। उधर बिठाएंगे संतोष जी, उधर बिठाएंगे उस तरफ। एक मिनट। भारत माता की, भारत माता की जय घोष पूरी ताकत से हो। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात धन्यवाद आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, श्री पवन साय जी, श्री लखनलाल जी एवं अन्य सभी मंचस्थ अतिथिगण दीप प्रज्वलन के लिए। हाँ, दीप प्रज्वलन के पश्चात परंपरानुसार हम यहाँ पर हमारा राज्य गीत अरपा पैरी के धार गाएंगे। आप सभी से निवेदन है, राज्य गीत के सम्मान में अपने स्थान पर कृपया खड़े हो जाएंगे। भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, वंदे मातरम। कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे। दीप प्रज्वलन के पश्चात मोहन पवार जी से निवेदन है, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अभी बारी है हमारे मंचस्थ अतिथिगण के स्वागत की। सबसे पहले हमारे बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा लोकतंत्र सेनानी संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिवाकर तिवारी एवं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सच्चिदानंद उपासने जी को। वे उन्हें मोमेंटो एवं गमछा पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। पुष्पगुच्छ और मोमेंटो देकर उनका स्वागत करेंगे। करतल ध्वनि से अभिनंदन।
माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार, जिनके आतिथ्य में यह कार्यक्रम आज यहाँ संपन्न हो रहा है। इनकी पहल पर यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास में आयोजित हुआ है। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां से उनका स्वागत होना चाहिए। स्वागत की अगली कड़ी में मैं उपासने जी और तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री डॉक्टर रमन सिंह जी का पुष्पगुच्छ मोमेंटो देकर स्वागत करेंगे। आदरणीय श्री श्याम बैस जी, श्री दीपक मस्के जी, श्री नंदे साहू जी एवं श्री अमरजीत छाबड़ा जी, आप सबसे निवेदन है कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय श्री श्याम बैस जी, नंदे साहू जी, अमरजीत छाबड़ा जी, दीपक मस्के जी, आप सब कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। श्री संजय श्रीवास्तव जी कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। स्वागत की कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा श्री सुहास देशपांडे जी एवं श्री योगेश बैस जी को श्री लखनलाल देवांगन जी के स्वागत के लिए। दिक्कत है भाई। मैं आदरणीय श्री गोपाल टावरी जी एवं श्री मोहन पवार जी से निवेदन करूंगा कि स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी संगठन महामंत्री श्री पवन साय जी का पुष्पगुच्छ मोमेंटो देकर स्वागत करें। मोहन पवार जी और श्री गोपाल टावरी जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री श्री किशोर महानंद जी एवं रायपुर जिला के अध्यक्ष श्री रमेश सिंह ठाकुर जी, आप दोनों से निवेदन है कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री मोहन चोपड़ा जी एवं श्री दत्ता त्रिपुरवार जी से निवेदन करूंगा कृपया विधायक श्री मोतीलाल साहू जी का पुष्पगुच्छ एवं मोमेंटो देकर स्वागत करें। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्री संजय श्रीवास्तव जी के स्वागत के लिए मैं मोहन पवार जी एवं श्री योगेश बैस जी को आमंत्रित कर रहा हूं। भैया का नाम क्या? छोटे भाई हैं। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं
आदरणीय शर्मा जी, शारदा बिया जी के सुपुत्र, आपसे निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आएंगे। मोहन भैया, आपसे भी निवेदन करूंगा, सभी मंचस्थ अतिथियों का कृपया यहाँ से मोमेंटो देते जाइए और सबका स्वागत करें। सबका स्वागत करते जाएंगे भैया। हाँ, लाइन से कर दीजिए। मोहन पवार जी से भी निवेदन करूंगा, कृपया सहयोग करेंगे। विषय नहीं, अपन तो गजमाला लेके जा रहे हैं ना, तो वो तैयार रखो, अब इसके बाद तुरंत गजमाला। हाँ, देखना वो लिस्ट भी इधर है। कृपया, स्वागत की घड़ी चल रही है। इस बीच हमारे लोकतंत्र प्रहरी, जिन्होंने बहुत मेहनत की है आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, और आपके समक्ष ये सभी कार्यकर्ता यहाँ दिख रहे हैं, माननीय अतिथिगण का गजमाला से हम स्वागत करने जा रहे हैं। तो शशांक शुक्ला, नरेंद्र शर्मा जी, गोलू जैन जी, आलोक श्रीवास्तव जी, सौरभ जैन जी, सतीश शुगानी जी, मधु यादव, और इनका नेतृत्व करेंगे श्री सच्चिदानंद जी उपासने एवं श्री दिवाकर तिवारी जी। गजमाला से हम अतिथि महोदय का स्वागत, सभी अतिथिगण का स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, इनका स्वागत के लिए गजमाला। हो गया ना, बोल दिया यार, बार-बार हो गया सब। स्वागत उद्बोधन के लिए आज का ये शानदार कार्यक्रम हम सब के लिए आयोजित हुआ है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आतिथ्य में। मैं स्वागत उद्बोधन के लिए एवं ये लोकतंत्र सेनानी सम्मान की पृष्ठभूमि, इसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सच्चिदानंद जी उपासने को। क्षमा करेंगे, उसके पहले हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सच्चिदानंद उपासने जी द्वारा लिखी गई एक किताब, जो इमरजेंसी पर लिखी गई है, आपातकाल की विभीषिका पर लिखी गई है, उसके विमोचन के लिए मैं माननीय अतिथिगण से निवेदन करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, पवन साय जी, लखनलाल देवांगन जी, संजय श्रीवास्तव जी एवं सभी मंचस्थ अतिथिगण, आप सबसे निवेदन है कृपया और दे दो ना, और है एक बंडल और सबको। कृपया तालियों से ये किताब हम अवश्य पढ़ें। उस विभीषिका पर यह किताब है, उसका काफी प्रयास कर जो संस्मरण सच्चिदानंद उपासने जी ने लिखा है, 19 महीने उन्होंने जेल में काटे हैं, या जो दूसरे साथियों ने कष्ट भोगे हैं, उनका कुछ वर्णन है। यह किताब हम सब अवश्य पढ़ें। धन्यवाद अतिथिगण। मैं स्वागत उद्बोधन के लिए हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सच्चिदानंद उपासने जी को आमंत्रित कर रहा हूं। श्री सच्चिदानंद उपासने जी। माइक ऑन
सर्वप्रथम इस प्रदेश में प्रारंभ किया। 33 वर्षों तक छत्तीसगढ़ के लोकतंत्र सेनानियों को किसी प्रकार से सम्मान नहीं मिला और 2008 के सम्मेलन में जब माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री, वर्तमान में हमारे विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष, हम सबके नेता डॉक्टर रमन सिंह जी ने उस सम्मेलन में ही और लोकतंत्र सेनानी का दर्जा और लोकतंत्र सेनानियों को एक सम्मान निधि देने की घोषणा की। ऐसे डॉक्टर रमन सिंह जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के लिए ताली बजाकर उनका सम्मान करें। मंचस्थ हम सबके मार्गदर्शक और जिनके कुशल संगठन की क्षमता से छत्तीसगढ़ प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी लगातार विजयश्री हासिल करती रही। पंच से लेकर के सांसद तक छत्तीसगढ़ में यदि आज भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है तो उसमें तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे, कुछ और भी ये भाव लेकर अपने जीवन को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करने वाले ऐसे प्रदेश के महामंत्री संगठन माननीय पवन साय जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं, उनका स्वागत करता हूं। आप सब भी तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। मंच पर प्रदेश के मंत्री माननीय देवांगन जी, विधायक माननीय मोतीलाल साहू जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव जी सहित इधर बुजुर्ग मीसाबंदी भी बैठे हैं और मंच पर सभी हम सबका समय समय पर स्थान स्थान पर मार्गदर्शन करने वाले ऐसे सभी नेतृत्व हमारे बीच में है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानित दिवाकर तिवारी जी मंचासीन हैं। आप सबकी उपस्थिति और अब सभी बुजुर्ग जो चल नहीं सकते हैं वैसे भी हमारे जिनका मार्गदर्शन स्थान स्थान पर मिलता है, ऐसे लोकतंत्र सेनानी माननीय मुख्यमंत्री जी के निमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ पर पधारे हैं। ऐसे पूरे प्रदेश के सभी मीसाबंदी परिवारों का मैं इस सम्मेलन में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपातकाल के बारे में लगातार आप 2 दिनों से समाचार पत्रों में लेख आ रहे हैं, टीवी चैनलों पर इंटरव्यू आ रहे हैं। 50 वर्ष का ये कालखंड किस प्रकार से उस 21 महीने 1975 से 77 तक का था, ये 50 वर्षों के बाद भी यदि याद किया जा रहा है काला अध्याय के रूप में, काला दिवस के रूप में, तो वो कितना भयंकर रहा होगा इसकी कल्पना जो है, जिन लोगों ने इसको भोगा है, जिन लोगों ने इसको सहा है, जिन लोगों ने इसके यातनाएं झेली है, वो निश्चित रूप से उसको, जिसकी अनुभूति उनको है, उसको ज्ञात कर सकते हैं, उसका एहसास कर सकते हैं। लेकिन आज का सुधी पाठक, आज का नौजवान, आज की युवा पीढ़ी ये जानना चाहता है कि देश का इतिहास क्या था, आखिर देश यहां तक पहुंचा है तो उसके पीछे के क्या कारण है। सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अनेक संसाधनों के माध्यम से उसकी एक प्रकार की जिज्ञासा होती है और उस जिज्ञासा के चलते हम सबका ये दायित्व है कि जो आपातकाल के योद्धा हैं कि इस बात को हम समाज जीवन के उस वर्ग तक पहुंचाए जो देश की भावी पीढ़ी है, जो अज्ञान है, उन तक इस बात को पहुंचाएं। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और 25 जून को पूरे देश में शासकीय स्तर पर हमेशा के लिए और संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की। कल हम सब जानते हैं कि 25 जून को अनेक शासकीय संस्थाओं ने भी, मीडिया ने भी, अनेक सामाजिक संगठनों ने भी और अपने अपने स्थान पर और 25 जून का कार्यक्रम
संविधान हत्या दिवस के रूप में और आपातकाल काला दिवस के रूप में मनाया है, उसकी अनुभूति हम लोगों ने अपने स्थान पर लोकतंत्र सेनानियों को जब सम्मान के लिए बुलाया गया जिलों जिलों में, मंडलों में, तब हम सबके सामने वो विषय आपने भी रखा होगा अनेक स्थानों पर और प्रबुद्ध वक्ताओं ने भी रखा है। मैं माननीय विष्णुदेव साय जी का आभार इसलिए भी व्यक्त करूंगा कि जन्म से मृत्यु तक जिस प्रकार से 33 वर्षों के बाद लोकतंत्र सेनानियों की सूध डॉक्टर रमन सिंह जी ने ली थी, उस को आगे बढ़ाते हुए जब हमारी मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के समय भी हमारा राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि हो, इस प्रकार का निर्णय माननीय डॉक्टर विष्णुदेव साय जी ने लिया और उसके अंत्येष्टि के लिए परिवार पर भार न हो, इसलिए अंत्येष्टि के लिए भी सरकार से 25,000 रुपए की घोषणा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने की लिए, उसके लिए भी हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। इस किताब को अभी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी ने विमोचन किया है। लगातार आपातकाल के बाद से इस दिशा में मैं प्रयत्नशील रहता हूं, काम करता हूं। अनेक स्तरों पर लोकतंत्र सेनानी और मीसाबंदियां लोकतंत्रों हस्तियों को सम्मान मिले, इसके लिए भी उनके सुख में दुख में भी घर घर तक पहुंचने का भरसक प्रयास करता हूं। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का निमंत्रण लेकर रायपुर प्रदेश के सभी संभाग, सभी जिलों तक मैंने आपके घर तक भी निमंत्रण पत्र पहुंचाने का काम व्यक्तिगत रूप से जाकर भी किया है। ऐसे समय में मुझको लगा कि कोई ना कोई जो आज अपने ही परिवारों में जाता हूं तो देखता हूं कि जब वे पूछते हैं दुख में जाता हूं, सुख में जाता हूं, तो स्वाभाविक रूप से मेरा प्रश्न रहता है उस परिवार की भावी पीढ़ी से कि तुम्हारे दादाजी क्यों जेल गए थे, तुम्हारे नाना जी क्यों जेल गए थे, तुम्हारे ससुर जी क्यों जेल गए थे, तुम्हारे पिताजी क्यों जेल गए थे। ये जब पूछता हूं तो उनके चेहरे देखकर लगता है कि इनको कुछ मालूम नहीं है, उस कालखंड का कोई इनको ज्ञान नहीं है। इसलिए उस दिन मैंने संकल्प लिया कि कोई एक ऐसी पुस्तिका निकालना जिसमें आपातकाल के प्रारंभ से लेकर के आपातकाल के अंतिम दिन तक की जो भी गतिविधियां देश में चली, उस कालखंड का कहीं वर्णन होना चाहिए। इसलिए इस प्रकार की पुस्तिका जो है इसका मैंने लेखन किया है, ये आप सबके समक्ष आएगी। 2008 में भी हमने एक पुस्तक विमोचन की थी कि जिसमें आप सबके संस्मरण थे कि जेल में किस प्रकार से आप लोगों को यातनाएं दी गई, उसका भी संस्मरण डॉक्टर रमन सिंह जी ने उसका विमोचन किया था। वो पुस्तक भी आप सबके पास है। ऐसे समय में हम दिवंगत जो हमारे लोकतंत्र सेनानी हैं, उसमें हमारे माननीय लखीराम अग्रवाल जी, माननीय बलिराम कश्यप जी, माननीय डॉक्टर बाबा पाटनकर जी, हमारे नरहरी साय जी, लरंग साय जी, ऐसे सुदूर क्षेत्रों से बलिराम कश्यप जी, और हर क्षेत्र से, चाहे हमारा मुंगेली का क्षेत्र हो, रायगढ़ का क्षेत्र हो, रायपुर का क्षेत्र हो, पूरे प्रदेश में वो ऐसे दमदार नेता थे जिनके नाम से और प्रशासन कांपता था। निरंजन केशरवानी जी थे तो वो शेर के रूप में उनको पहचान थी। ऐसे भारतीय जनसंघ के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे जिनसे प्रशासन को लगता था कि यही हमको जो है हमारी सत्ता परिवर्तन में व्यवधान बाधक हो सकते हैं, क्योंकि इनका नेटवर्क, इनका जनाधार इतना ज्यादा है कि अनेक प्रदर्शनों के माध्यम से उनकी ख्याति बनी, उनका नाम बना, उन परिवारों का नाम बना, और इसीलिए उनको जेल के अंदर डाला गया जब आपातकाल लगा। आप ऐसे ही परिवारों के सदस्य हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब स्थान स्थान पर जो एक कल्पना मैंने की प्रदेश में कि हम अपने परिवार के सदस्यों को भी संगठित रखें। आप हमारे जो लोकतंत्र सेनानी जिन्होंने त्याग किया, तपस्या की, बलिदान किया, वो आज कहीं ना कहीं मृत्युकारित हो गए। वो विस्मृत भी हो जाएंगे, धीरे धीरे भुला दिए जाएंगे। उनको विस्मृत कभी ना किया जाए, उन परिवारों को, कि उस कालखंड को उन्होंने भोगा है। इसलिए उनको याद करने के लिए उनकी एक भावी पीढ़ी के रूप में मैंने एक संगठन की स्थापना छत्तीसगढ़ में की, लोकतंत्र प्रहरी के नाम से, कि ऐसे सभी मीसाबंदी, उनके परिवारों के पुत्र पुत्रियां, उनके जितने वंशज हैं, वो लोकतंत्र प्रहरी के रूप में
वे उसके सदस्य बने, अपने अपने घरों पर लोकतंत्र सेनानी परिवार का बोर्ड लगाएं, ताकि हर क्षेत्र में ये चर्चा का विषय रहे कि ये लोकतंत्र सेनानी परिवार का माने क्या है, ये क्यों है। ये अभियान भी हमने पूरे प्रदेश में चालू किया है। आप सब भी उसके वाहक बने और अपने अपने परिवार पर, अपने घरों पर बोर्ड लगाएं। और लोकतंत्र सेनानी के सदस्य अध्यक्ष के रूप में अपने भिलाई के राजहंस जी बहुत ही सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कर्मठ अंत तक संघ के विचारधारा से काम करते रहे। उनके सुपुत्र विशाल राजहंस जी को उसका प्रदेश अध्यक्ष बनाकर आज पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान इकाई गठन का कार्यक्रम चल रहा है। उसमें भी आप लोग अधिक से अधिक संख्या में शामिल हैं। और एक निबंध प्रतियोगिता राजहंस जी ने लोकतंत्र प्रहरी के बैनर पर महाविद्यालयीन छात्रों के लिए आपातकाल कभी विस्मृत न हो, विद्यालयीन छात्रों के लिए कि आपातकाल कभी विस्मृत न हो, इस आशय का निबंध लिखकर 15 जुलाई तक यहां प्रदेश कार्यालय में भेजना है। महाविद्यालयीन छात्रों के लिए लोक संविधान हत्या दिवस की प्रासंगिकता, इस विषय पर निबंध लिखकर 15 जुलाई तक भेजना है। और उसके लिए 31,000, 21,000 और 11,000 के नगद पुरस्कार दोनों स्तरों पर उन प्रतियोगिताओं के लिए जो प्रथम द्वितीय तृतीय आएंगे, 10-10 सांत्वना पुरस्कार, और जो महाविद्यालय विद्यालय उसमें अनुशंसा करके प्रतियोगियों को भेजेंगे, उनका भी सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के हाथों हम जब कार्यक्रम करेंगे, तो ऐसे पूरे प्रदेश की युवा पीढ़ी का सम्मान जो है और पूरे प्रदेश के उन महाविद्यालय विद्यालयों का सम्मान भी करेंगे जिन्होंने अपने यहाँ के छात्र छात्राओं को इस विषय पर लिखने के लिए और आग्रह किया, उनको वहां पर सूचना दी और उनको उस विषय के लिए पढ़ने के लिए साहित्य दिया और साहित्य देकर उल्लेख निबंध जो है आमंत्रित किए। उसके लिए हमने निर्णायक मंडल भी बनाया है। वो निर्णायक मंडल पत्रकार हैं, कुछ विद्यार्थी हैं, उनके साथ उसको भेजा जाएगा, उनसे वो निर्णय लिया जाएगा। इस प्रकार का ये निर्णय हमने लिया है। माननीय हमारे विष्णुदेव साय जी ने उसमें जब इन बात को मैं बताया तो उन्होंने कहा शासन स्तर पर हम इसकी सूचना जो है सभी विद्यालयों को, सभी महाविद्यालयों को दे देंगे। आप कहाँ तक घूमते रहेंगे, आप लोग कहाँ तक घूमेंगे। तो एक सर्कुलर जो है हम अपने विभाग से जो है सभी विद्यालय महाविद्यालयों को भेजेंगे, तो आपका ये निबंध प्रतियोगिता में सभी की सहभागिता होगी। मैं पुनः मंचासीन सभी अतिथियों का सम्मान करता हूँ। जो भी लोकतंत्र सेनानी हमसे बिछुड़ गए हैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। आप सबके दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ और ऐसे ही ये संगठन बना रहे, आप सब जुड़े रहें, यही विश्वास करते हुए आप सब आए, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सच्चिदानंद उपासने जी। आपने विस्तार से समझाया कि ये आपातकाल दरअसल क्या था। इसके अलावा एक आवश्यक जानकारी भी आपने आज यहाँ सबके समक्ष रखी है। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि अपने घर के जो बच्चे जो महाविद्यालयीन या विद्यालयीन छात्र हैं उनसे अवश्य कहिए कि इस प्रतियोगिता में हिस्सा लें और जो भी, क्योंकि उनसे अधिक जानकारी, क्योंकि वो हमारे परिवारों से हैं, तो उनसे अधिक आपातकाल से संबंधित जानकारी वो लोग नहीं रख सकते जिनका परिवार इस आपातकाल में कष्ट नहीं भोग पाया है। तो मैं इसको आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा, उत्तराधिकारी के रूप में ही जो इस देश में कांग्रेस ने जो है शासन का भार संभाला था, उनसे भी जो है ये स्वतंत्रता की एक प्रकार से लड़ाई थी और जिसमें अनेक प्रकार की बातें जो है हम उसमें यहाँ पर सारे बैठे हुए लोग, हमारे में जब बैठे हैं तो कई ऐसे लोग दिख रहे हैं जिन्होंने इस बात को स्वयं से झेला है, एहसास किया है और उस समय परिस्थिति के कठिनाइयों को भी देखा है। और ऐसे ही आज के कार्यक्रम में हमारे मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य भारतीय जनता पार्टी सरकार के आदरणीय लखनलाल जी, आपातकाल और लोकतंत्र सेनानी जिसको हम कहते हैं, ऐसे उस संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय
हमारे सच्चिदानंद उपासने जी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष शर्मा जी, हमारे सभी यहाँ पर मंच पर उपस्थित विधायक मोतीराम जी, महामंत्री हमारे संजय श्रीवास्तव जी, श्याम जी बैस, भूपेन्द्र सवन्नी जी, राजीव अग्रवाल जी, दीपक मस्के जी, हमारे इधर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, और इसको हमने नजदीक से अपने अनुभव देखा है, सुभाष देशपांडे जी, हमारे सभी कार्यकर्ता जो मंच पर विराजमान है, ऐसे अनेक कार्यकर्ता जो यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने इस बात को अपने आंखों से देखा है, महसूस किया, झेला अपने जीवन से। कई लोगों का नौकरी चली गई, कई लोगों को अपने जीवन से जो है अपने घर से बेघर-बार होना पड़ा। ऐसी देश के उस समय आपातकाल की स्थिति थी। मैं तो शायद उस समय इस दुनिया में आया भी नहीं था, फिर भी मेरे को बोलने का अवसर मिला है। मैं आप सबको जो है धन्यवाद करता हूं कि आप सभी के कारण जो है आज यहां पर इस विषय को चर्चा कर पा रहे हैं। ये जो है स्थिति आप लोगों के कारण हुआ है, और जिन विषय और जिन बातों को लेकर, जिन जज्बातों को लेकर हमने उस समय आजादी के एक प्रकार से मैं कहता हूं तो हमारे लिए दूसरी लड़ाई थी इस देश में, और ऐसे समय में आपातकाल जो लगा था, और उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 में आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए और इस देश में आपातकाल की घोषणा जो है 12 बजे रात को जो है ये करने का काम जो है ये उस समय की तत्कालीन सरकार ने किया था। आज पूरे देश भर में कांग्रेस और कांग्रेस के संगठन संविधान बचाओ की नारा देकर और सब जगह रैलियां निकाल रहे हैं, सब जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, सब जगह जो है और ये प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। जो कांग्रेस इस देश में केवल और केवल सत्ता में बने रहने के लिए ही जो है 352 धारा का प्रयोग करते हुए और इस देश में आपातकाल लागू किया था, जिसका उल्लेख थोड़ी मात्रा में जो है आदरणीय सच्चिदानंद जी ने कहा कि केन केन प्रकारेण हम इस देश की राज्य सत्ता पर स्थापित रहे और इसलिए हम जो है धारा 352 का उपयोग जो है किया था और तत्काल उस समय जो है राष्ट्रपति सरकार शासन लगाया गया था। अभी इस समय में बंगाल में घमासान मचा हुआ है और कई ऐसे प्रदेशों में जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर घमासान मची हुई है। वहां पर हमारे कार्यकर्ता बोलते हैं, हमारे और अन्य नागरिक बोलते हैं कि यहां पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, लेकिन केंद्र पर नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय जनता पार्टी की नीति चलने वाली सरकार ऐसे 15 साल 20 साल अटल जी के उसमें को हम देखेंगे तो उसमें कहीं पर भी जो है इस धारा का उपयोग करते हुए इस देश के किसी जो है कोने में आपातकाल की घोषणा नहीं की और राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया। ये हम जो है उसको समझ सकते हैं। और लेकिन उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री जी ने और ये काम जो है अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को पाक साफ रखने के लिए जो है उन्होंने किया था। उस समय जब राजनीतिक परिस्थितियां थी, हर समय जो है हर प्रदेशों में, गुजरात में आंदोलन चल रहा था, बंगाल में तो चल रहा था, बंगाल में कांग्रेस की सरकार थी ही नहीं और वहां पर उस समय से जो है कांग्रेस हटाओ के नारे दिए जा रहे थे सब जगह।
तो और चुनाव तत्कालीन उस चुनाव में जो है इंदिरा गांधी अपना स्वयं चुनाव हार गई थी, जिसको आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी ने जो है और पिटीशन फायर करके जो है वो 12 जून 1975 को जो है वो उनके विरुद्ध फैसला जाता है इंदिरा गांधी जी के, और उनको 6 वर्ष जो है तक चुनाव लड़ने के लिए कोर्ट ने आज्ञा दिया था। और उस कोर्ट का आज्ञा को जो है विरोध करते हुए, उस कोर्ट का आज्ञा का अवहेलना करते हुए इस देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने ये आपातकाल की घोषणा की थी। लोग जो है आज के समय में कहते हैं कि आज मीडिया स्वतंत्र नहीं है, मीडिया में सब जगह ऐसे लोग कर रहे हैं, लोगों को बोलने की आजादी नहीं है, लोगों के सोशल मीडिया में लिखने की आजादी नहीं है, लोगों को चलने फिरने की आजादी नहीं है, संस्थान चलाने में आजादी नहीं है। ऐसे एक प्रकार से कई बातें जो है भ्रम फैलाते रहते हैं। लेकिन आज हम ऐसा कह सकते हैं कि उस समय के परिप्रेक्ष्य में आज मीडिया, सामाजिक संस्थाएं, लोगों को बोलने की आजादी कितनी मात्रा में हम देख सकते हैं। आज अपने हिसाब से व्यक्ति अपने अपने विचार को प्रगटीकरण करने का काम करते रहते हैं। और उस समय प्रेस पर प्रतिबंध था, लोग जो है अपना लेखनी लिख सकते थे। प्रेस को उसकी बिजली, वहां जो प्रेस जितने प्रिंटिंग प्रेस थे उसके जो है बिजली काट दी गई। एक तरफ न्यायपालिका के भी स्वतंत्रता छीन लिया गया, कार्यपालिका तो जो है सरकार के हाथ में ही था ही। और चौथा स्तंभ जो प्रेस कहते हैं, उन प्रेस का भी जो है और गला घोटने का काम उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने किया था। और इसलिए उस समय कहा जाता था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ये जो कहावत थी वो उस समय लागू होता था। और ऐसी परिस्थिति क्यों आई उस समय? जो परिस्थितियां थी वो ये, इस परिस्थिति को जाने के लिए उस समय अटल जी एक समय कहा करते थे कि जो है इंदिरा जो है दुर्गा का अवतार है, ऐसा भी हमारे लोगों ने कहा। लेकिन एक समय बात आई तो जो है उनको इस आपातकाल सरीखे जो है बातों को लेकर के घोषणा क्यों करनी पड़ी, ये आज जो है सोचने और विचारने का विषय है। ये जो आपातकाल का कार्यक्रम है स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कहेंगे तो बहुत सारे आप सब लोग बैठे हैं उसमें उस परिस्थितियों को झेले हैं। हमारे विचार परिवार के अनेक कार्यकर्ता थे, हमारे प्रांत संचालक थे पंडित राव कृदत्त जी स्वयं, हमारे दीपक मस्के जी के पिताजी विठल राव मस्के जी थे, रजनी ताई स्वयं थी, रामदत्त पाटनकर दुर्ग के, सुदामा हमारे सुहास देश पांडे जी स्वयं उसके जो है, और सच्चिदानंद जी के बड़े भाई साहब जगदीश उपासने जी, लखी राम अग्रवाल जी हमारे के सामने बैठे हैं, कृपाराम साहू जी, ऐसे अनेक जमुनालाल वर्मा जी, प्रेम शंकर पाटनवार जी हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, गोवर्धन गुलहरे, सरगुजा से लरंग साय जी, रेती रमन मिश्र जी, प्रभु नारायण त्रिपाठी जी, ऐसे बलीराम कश्यप जी बस्तर से, ऐसे हम नाम लेंगे तो ऐसे छत्तीसगढ़ में भी जो है हजारों कार्यकर्ताओं ने इस काम के लगे। कई कार्यकर्ता ऐसे थे जो इस सब कार्यकर्ता का परिवार जो जेल में थे और उनका घर परिवार कैसे चलना चाहिए, उनके घर में रोजी रोजगार और भोजन की व्यवस्था कैसे होगा, ऐसे अंतर ध्यान रखकर काम करने वाले हमारे कई ऐसे संघ के प्रचारक भी काम कर रहे थे। और उनका ये बात हम जो है उनसे बातचीत होती, जब मिलते हैं चर्चा होती थी तो जब सुनते हैं, हम तो संघ में प्रचारक जो 97 में निकले, जब निकलने के बाद पहले तो हमको मालूम नहीं था कि जो है ये आपातकाल क्या होता है। लेकिन संघ के काम में जब मैंने समय दिया और उसके लिए जब हम लोगों से मिलते थे, घरों में जाते थे, तो ये बातें जो है निकल करके आती थी। सामान्य रूप से ये पीढ़ी, जैसे मेरे सरी के आदमी को पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब मैं संघ के काम में निकला तो ये बात पता चला, हमारे आने वाले पीढ़ी को ये बात बताना चाहिए। हमारे आने वाले पीढ़ी को ये बात, ये दर्द जो है जब बता के रखेंगे तो ये दर्द उनको मालूम होगा कि देश के लिए और समाज के लिए आज जो है कैसे कैसे हमारे लोगों ने काम किया। और उस आधार पर ही ये संगठन और ये विचार जो है आज छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश भर में खड़ा हुआ है।
और इस विचार को लेकर के हमारे पूर्वजों ने, आप सभी लोगों ने एक जो स्तंभ जलाया, मसाल जलाया है, ये मसाल उसको भी हम आगे जला करके रखेंगे। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी इन बातों को जो है और हमको लेके जाना चाहिए, और इसलिए ये कार्यक्रम की योजना है। एक बार नौजवानों का एक प्रशिक्षण वर्ग चल रहा था, तो एक वक्ता जी ने जो सब नौजवानों को जो है अपनी बात, हम सब के परिचित प्रदेश के 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे और विकास कार्य को तेजी से गति देने वाले, वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी को मैं माइक पर बुलाना चाहूंगा उद्बोधन के लिए। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी। आज का यह आयोजन आपातकाल स्मृति दिवस, जिसे काला दिवस के रूप में पूरे देश में पुनः उन स्मृतियों को ताजा रखने के लिए, उस दौर के 21 महीने की प्रताड़ना को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ये आयोजन किया गया है। और आज मैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को धन्यवाद दूंगा कि आपातकाल से मीसाबंदी परिवार के, मीसाबंदियों के साथ पूरे परिवार को आपने मुख्यमंत्री निवास में आमंत्रित किया। निश्चित रूप से ये उनका सम्मान है, और आप यहां आए हैं, यहां तक पहुंचे हैं, ये हमारा सम्मान है कि आप यहां तक आए। ये बड़ी बात है कि आपकी उपस्थिति, और मैं जानता हूं कि आज वो सारे सेनानी परिवार के पहली और दूसरी पीढ़ी के लोग यहां बैठे हैं हमारे साथ। यहां माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में संगठन मंत्री पवन साय जी की उपस्थिति, मंत्री हमारे लखन देवांगन जी, साहू मोतीलाल साहू जी विधायक, सच्चिदानंद उपासने जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, दिवाकर तिवारी जी अध्यक्ष, संजय श्रीवास्तव जी, राजीव अग्रवाल जी, श्याम बैस जी, भूपेन्द्र सवन्नी जी, दीपक मस्के जी, नंदे साहू जी, अमरजीत छाबड़ा जी, किशोर महानंद जी, महेश गागड़ा जी, रमेश ठाकुर जी, लोकतंत्र सेनानी परिवार के सेनानी और उनके परिवार के सभी सदस्यगण। मैं जानता हूं कि आपके सामने खड़े होके उस आपातकाल के दौर के बारे में हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं, उस पीड़ा को आपने झेला है, आपकी परिवार ने उस पीड़ा और तकलीफ को 21 महीने तक परिवार को आपने बिखरते देखा। आपातकाल के आतंक में उस तनाव के जीवन को आपने देखा। इसलिए आपके सामने आपातकाल के बारे में बोलने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि हम सबको है। आप उस अवसर को हम इसलिए स्मरण कर रहे हैं कि 25 जून का ये दिन हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास का वो तिथि है जिसमें हमारे संविधान, हमारी स्वतंत्रता और हमारे मौलिक अधिकार पर हमला हुआ था और पूरे देश को एक जेल के रूप में परिवर्तित किया गया था। ये वो दौर था जब 25 जून 1975 आपातकाल को लगा के इंदिरा गांधी जी ने लोकतंत्र को समाप्त किया, और इसके पीछे कोई कारण ढूंढने की जरूरत नहीं है। संविधान स्पष्ट रूप से 352(1) में यह कहता है कि इस देश में
यदि बाह्य युद्ध का खतरा हो, कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए जो आंतरिक विद्रोह की स्थिति हो या किसी बड़े युद्ध की स्थिति हो, तो उस समय आपातकाल लगाया जा सकता है। मगर जब आपातकाल लगाया गया, उसका एक ही कारण था, इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने और वहां के बैठे हुए जज जगमोहन जी ने एक फैसला दिया, इंदिरा गांधी को उसके चुनाव को अवैध करते हुए उसके निर्वाचन को शून्य घोषित किया और 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोकने का काम किया। सिर्फ एक कारण था आपातकाल लगाने का। इसके विरोध में इस देश के संविधान को बंधक बना दिया गया, इस देश की बोलने की आजादी को छीन लिया गया। लोकतंत्र के चारों स्तंभ, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, पत्रकारिता हो, सभी को पूरी तरीके से निष्प्रभावी बनाया गया। प्रेस को, हिंदुस्तान के सारे प्रेस या तो कांग्रेस के पक्ष में लिखे या उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई। और वो ये दौर था जब कोई हिम्मत करके सामने आके सच्चाई को बोलता था, उसको मीसा में गिरफ्तार किया जाता था। 1 लाख से ज्यादा लोगों को मीसा में गिरफ्तार किया गया। ये वो दौर था। उस समय की युवा पीढ़ी जो आज बुजुर्ग हो गई है, 50 साल की यात्रा। बहुत सारे लोग बैठे हैं जो उस आपातकाल में जेल के अंदर रहे, जिसके गवाह हैं, उनके परिवार के लोग गवाह हैं। उस समय देश की सड़कों में एक ही नारा गूंजता था इंदिरा गांधी के विरोध में, कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया है देखेंगे, दम है कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे। ये चुनौती की आवाज, चुनौती के साथ उस आपातकाल का विरोध करने वाले। और इस घटना का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूं कि आपातकाल की पृष्ठभूमि आपको मालूम है, आप उन परिस्थितियों से गुजरे हैं। 1974 जब देश आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, बेरोजगारी और महंगाई से, भ्रष्टाचार से पूरी तरीके से लिप्त था, अंदर ही अंदर जन आक्रोश पनप रहा था। उस जन आक्रोश की पहली चिंगारी गुजरात में चिमन भाई पटेल पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर पहली चिंगारी गुजरात से हुई और गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन की शुरुआत हुई। जयप्रकाश जी ने बिहार में संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किया और इंदिरा गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये जयप्रकाश, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, वो सारे वरिष्ठ नेता, 1 लाख से ज्यादा नेता, इनको जेल के अंदर डाल दिया गया। उन परिस्थितियों में लोगों को लगता था कि ये जीवन भर कभी छूटेंगे नहीं। सेनानियों के परिवार को ये चिंता रहती थी कि इनके जमानत की कैसी स्थिति बने। मगर उसके बाद भी उस कठिन संघर्ष से आप निकले हैं, उस कठिन संघर्ष से तब के आप निकले हैं और इसलिए उस आंदोलन की सफलता हुई कि इंदिरा गांधी को जाना पड़ा और इस देश में डेमोक्रेसी जिंदा है तो आप सबकी वजह से जिंदा है। प्रजातंत्र की प्रहरी, प्रजातंत्र के रक्षक, उस दौर में हिम्मत के साथ खड़े होने की ताकत, जब किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि सड़क में बाहर निकल जाए, उस दौर में आप सबने छत्तीसगढ़ को जागृत किया, छत्तीसगढ़ के सेनानियों के साथ कंधे से कंधे मिला के काम किया। तो मुझे लगता है कि आज आप सबका सम्मान और सम्मान के लिए आज मुख्यमंत्री स्वयं उपस्थित हैं। तो मैं जानता हूं कि आज ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मुझे,
आप सब इस पूरे घटनाक्रम के आपातकाल को हम सबसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, उसको आपने देखा है, भोगा है, झेला है। इसलिए आप सबका मैं जो यहाँ उपस्थित हैं सेनानी और सेनानी के परिवार के सभी सदस्यों को प्रणाम करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष श्री डॉक्टर रमन सिंह जी। आपकी वाणी के अलावा आपके चेहरे से टपकता तेज हम सबके लिए बड़ी प्रेरणा होता है, और हम सबके लिए आपका उद्बोधन तो प्रेरणा है ही, क्योंकि आपने बहुत से ऐसे तथ्य, क्योंकि हम सब बच्चे थे, 3 भाई 1 बहन का परिवार था हमारे माता पिता का, और मैं उस समय शायद 10 वर्ष का था। उस समय ऐसी घबराहट होती थी कि जैसा माहौल, और हमारी माँ कहती थी दीवारों के भी कान होते हैं, कोई बात नहीं करेगा जनसंघ और इसको लेके। पर मुझे याद है वो ऐसा दौर था, मोरू भैया थे, मोरेश्वरराव गद्रे जी, चुपके से एक किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ हमारे बूढ़ापारा स्थित निवास पर आते थे, और आते थे माँ से कहते थे भाभी जी सबसे पहले खिड़की दरवाजे सारे बंद करिए। फटाफट सारे खिड़की दरवाजे बंद होते थे, और उसके बाद कहते थे मुझे छत्तीसगढ़ी खाना खिलाइए। वो छत्तीसगढ़ी भोजन होता था। उसके बाद फिर 1-2 और कार्यकर्ता आ जाते थे उनके बुलाए हुए, और वो गहन चर्चा होती थी, और हम लोग अंदर होते थे उस समय कमरे पीछे, लेकिन सामने क्या चर्चा होती थी वो हमें ज्ञात नहीं है। और हम सब भाई बहन बड़ी उत्सुकता से देखते थे कि क्या माहौल है, ये क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ी हो रही है, फिर से सबको अरेस्ट करने वाले हैं क्या, क्योंकि हमारे पिताजी को ले गए थे अरेस्ट करके। तो एक घबराहट रहती थी। और ये एक तथ्य, सबसे बड़ा तथ्य है कि उस समय जो लोग मीसा में जेल गए थे, आज की जो कांग्रेस है उसके उस समय के सदस्य उन सभी मीसा बंदियों को अपराधी की तरह घोषित करते थे। लोगों में ऐसा माहौल पैदा करते थे कि वे मीसा बंदी यानी राजनीतिक कैदी नहीं, उन्होंने कोई अपराध किया है, क्रिमिनल्स की तरह। और हमारे साथ ट्रीटमेंट भी वैसा ही होता था, बड़ा संशय का माहौल रहता था। बूढ़ापारा रहते थे, मोहल्ले के लोग हमसे बात करने से डरते थे। और ये अनुभव गनोद वाले परिवार, उपासने परिवार, बैस परिवार, इन सब परिवारों को है, या जो भी बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, पूरे छत्तीसगढ़ से या पूरे देश से जिन परिवारों के लोगों ने बलिदान दिया और मीसा में गए, उन सब परिवारों को यह अनुभव है। वे सभी सम्मानित जन यहाँ बैठे हैं। आगे की उद्बोधन की कड़ी को आगे किया आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, संगठन के शिल्पी, हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री, जिनका भी आपातकाल के विषय में विस्तार से उद्बोधन हम लोगों को सुनने को मिला, ऐसे आदरणीय श्री पवन साई जी, हमारे प्रदेश के वाणिज्य उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सच्चिदानंद उपासने जी, विधायक मोतीलाल साहू जी, लोकतंत्र सेनानी संघ के प्रदेश के अध्यक्ष श्री दिवाकर तिवारी जी, मंच में विराजमान नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव जी, लोकतंत्र सेनानी श्री सुभाष देशपांडे जी, श्री नंदे साहू जी, दीपक मस्के जी, रमेश ठाकुर जी, राजीव अग्रवाल जी, भूपेंद्र सवनी जी, मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, सभी लोकतंत्र के सेनानीगण, उनके परिजन, और इस समारोह में प्रदेश भर से आए सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों, और हमारे मीडिया के साथियों, सबसे पहले मैं हमारे जो लोकतंत्र के सेनानी हैं और उनके परिजन हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने आज के इस समारोह का निमंत्रण स्वीकार किया और बारिश के बावजूद भी प्रदेश के दूर दूर से इस समारोह को सफल करने के लिए आप लोग पधारे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोगों का आज के इस समारोह में
स्वागत भी है। ये मेरा सौभाग्य है कि पिछले साल भी लोकतंत्र के सेनानियों का, उनके परिवारजनों का सम्मान करने का अवसर मिला था और इस साल भी मिल रहा है। और इस साल तो ये आपातकाल का 50वीं वर्षगांठ है और इस उपलक्ष्य में अनेकों तरह के कार्यक्रम कल से चल रहे हैं। कल भी हम लोग एक कार्यक्रम में थे, आदरणीय डॉक्टर साहब भी थे, उसमें बच्चे लोग उपस्थित हुए थे। कहे कि आपातकाल क्या होता है, इसको आने वाली पीढ़ी को बताना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए कल बच्चों के कार्यक्रम में शामिल हुए और निबंध प्रतियोगिता वगैरह कॉलेजेस में, स्कूलों में सब चल रहा है, तरह तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। और मैं समझता हूं आपातकाल के विषय में फिर से मैं दोहराऊं, ये अच्छा नहीं होगा। कहे कि विलंब भी हुआ है, सम्मान भी करना है हम लोगों को सेनानियों का, उसके बाद भोजन की भी व्यवस्था है। और बहुत विस्तार से आदरणीय श्री पवन साई जी और हमारे स्पीकर साहब बता चुके हैं, उपासने जी भी बता चुके हैं। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि जो हमारे सेनानी हैं, उनके परिजन हैं, आपातकाल के विषय में हम सब लोगों से ज्यादा जानते हैं और झेले भी हैं। और हमारा परिवार भी इससे अछूता नहीं रहा है। हमारे ताऊ स्वर्गीय नरहरि प्रसाद साई जी, वो भी 19 महीना जेल में थे। उस समय हम मात्र 11 साल के थे, 5वीं क्लास में थे। तो स्वर्गीय नरहरि प्रसाद साई जी वो जेल में चले गए और कैसे कष्ट है हमको मालूम है। स्वर्गीय बालकृष्ण शर्मा, जिनको देवकी महाराज के नाम से जानते थे, जिनको हम अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे, तो वो बताते थे 19 महीना वो भी जेल में काटे और घर में एकमात्र वो कमाऊ सदस्य थे, उनके बच्चे छोटे थे। तो परिवार में बैठते थे तो कैसे उनका परिवार, उनके बच्चे उनको कोसते थे, हमको मालूम है। काहे कि चूंकि अकेले वो परिवार के कमाऊ सदस्य थे और वो जेल चले गए तो उनका मतलब दाने दाने को मोहताज हो गए, वो परिवार दाना दाना को मोहताज हो गया। चूल्हा नहीं जलता था, ये सब जब बैठते थे तो पता चलता था। और एक तरह से उस परिवार का, उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। ऐसा हमारे स्वतंत्र मतलब लोकतंत्र के सेनानियों के परिवार के साथ में हुआ है। ये सब आप सब लोगों को मालूम है। और जिस तरह से आदरणीय सतीजानंद उपासने जी ने ये लोकतंत्र सेनानी संघ का गठन किया है, जिसके स्वयं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद अपने साथियों के साथ आकर आग्रह किया। कहे कि डॉक्टर रमन सिंह जी 2008 में हमारे सेनानियों के सम्मान के लिए योजना लागू किए थे, सम्मान निधि देना प्रारंभ किए थे, लेकिन पिछली कांग्रेस की सरकार ने उसको बंद कर दी थी। और इस बात को लेके सतीदानंद उपासने जी, उनकी टीम आई थी और हम लोग सब जो भी हैं, आप सब लोगों के आशीर्वाद के बदौलत ही हैं, तो फिर से उस सम्मान निधि को शुरू किए। 10,000 से लेकर 25,000 रुपया प्रति महीना देने का। और इतना ही नहीं, जो 5 साल कांग्रेस की सरकार नहीं दी थी, तो 5 साल का एक मुश्त राशि भी देने का काम हमारी सरकार ने, आप लोगों की सरकार ने किया है। और इतना ही नहीं, जब लोकतंत्र सेनानी स्वर्गवासी हो जाएंगे तो उनका अंत्येष्टि कार्यक्रम भी राजकीय सम्मान के साथ होगा, इसकी भी व्यवस्था किए। और उस कार्यक्रम के लिए भी 25,000 रुपया सरकार से मिले, इसकी भी व्यवस्था किए हैं। तो एक लोकतंत्र सेनानियों के लिए एक छोटा सा सरकार की तरफ से इस सम्मान का प्रयास हुआ है। मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए मैं फिर से एक बार आज यहाँ पर जितने भी लोकतंत्र सेनानी आए हैं उनका सबको मैं नमन करता हूँ। उनके परिजन जो आए हैं उनको भी हम नमन करते हैं। और हम सब लोगों को मतलब ये जो मना रहे हैं इसकी सार्थकता तभी है जब हम
आने वाली पीढ़ी को आपातकाल के विषय में बताएं, उनके दिमाग में रहे कि जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, और उसमें स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी सिर्फ अपने हठधर्मिता के कारण और कुर्सी नहीं छोड़ने के कारण किस तरह से धारा 352 का दुरुपयोग करके 25 जून 1975 को इस देश में आपातकाल लागू कर दिया था और सारे अधिकार सबके छीन गए थे। सब आप लोगों के बीच में बात आ गई है, तो ये हमारा आने वाला पीढ़ी इस बात को ख्याल रखे, ये हम सब लोगों का दायित्व है और सब मिलकर हम लोग अपने स्वतंत्रता को, हमारे संविधान को हम लोग अमर बना के रखें। इसी अपेक्षा के साथ आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत, अभिनंदन करते हुए आप सब लोग आए उसके लिए धन्यवाद करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। अभी हम लोग यहाँ पर जो हमारे लोकतंत्र सेनानी गण हैं, जो सत्याग्रही हैं, उनका सम्मान समारोह प्रारंभ करेंगे। उसके पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी को एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहूंगा मैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में भेंट हुई, तो कल मैंने बताया था कि मेरी माता जी जो जनसंघ की कार्यकर्ता हैं, वहीं आएंगे। इनके पास आएंगे, ये नहीं अलग हो रहा। आएंगे ना, वहीं आएंगे भैया, आइए ले जाइए भैया। बिठाइए ना, बिठाइए भैया, कौन भैया, बिठाइए, बैठिए। तो मैं आपसे ये कह रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी, कल दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आपसे भेंट हुई तो मैंने बताया था कि मेरे पिताजी नहीं रहे, स्वर्गीय लखनलाल जी शुक्ल, वे मीसाबंदी थे, और मेरी माताजी जो 85 वर्ष की हैं, श्रीमती रमा शुक्ल, वे भी जनसंघ की सक्रिय कार्यकर्ता रहीं। बाद में भारतीय जनता पार्टी बनने तक, पिताजी के देहांत के पूर्व तक उन्होंने लगातार फील्ड में जाके कार्य किया। ऐसी हमारी माताजी आपके साथ मंच पर विराजमान है। आपने मुझसे कहा था कि आप उनके दर्शन करेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और उपासने जी की पहल पर ऐसे हमारे सभी वरिष्ठ सत्याग्रहियों एवं सेनानियों को ऊपर बिठाया गया है ताकि आसानी हो आपसे भेंट में भी। तो मैं कार्यक्रम सम्मान समारोह की अगली कड़ी प्रारंभ कर रहा हूं। सबसे पहले हम सबके लिए सम्मान के लिए लड़ने वाले, उनकी पहल करने वाले हमारे ऐसे सत्याग्रही जिन्होंने 19 महीने जेल काटी, न सिर्फ उन्होंने जेल काटी, उनके साथ उनके 2 भाई भी जेल गए, साथ में शायद वीरेंद्र पांडे जी भी थे जो उस सत्याग्रह में साथ में जेल गए। ऐसे हमारे वरिष्ठ, हमारे अग्रज श्री सच्चिदानंद उपासने जी के सम्मान के लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, सभी मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वे मीसाबंदी जो हम कहते हैं लोकतंत्र सेनानी, जिनके लिए ये आयोजन है, तो हम प्रारंभ कर रहे हैं सच्चिदानंद उपासने जी से। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, आदरणीय पवन साय जी, श्री विष्णुदेव साय जी भी सहयोग करेंगे। अगले लोकतंत्र सेनानी के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री दत्ता त्रिपुरवार जी को। कृपया सामने आएंगे। आप बिलासपुर से हैं, आपने भी 19 महीने जेल काटी, संघर्ष किया, उपासने जी के साथ कदम से कदम मिलाकर तालियां बजनी चाहिए भाई।
अगले सम्मान के लिए मैं श्री राम पाटनकर जी का नाम लूंगा। इन्होंने भी 19 महीने जेल काटी। अगला श्री सुहास देशपांडे जी, बुलाते जाओ। मगर जो लोकतंत्र सेनानी मातृशक्ति श्रीमती रमा शुक्ल वो यहां नहीं आ पाएंगी, तो उसके लिए वहां जाना पड़ेगा आपको। श्री राम पाटनकर जी के बाद श्री सुहास देशपांडे जी। वयोवृद्ध लोकतंत्र सेनानी लोकतंत्र सेनानी एवं जनसंघ की वयोवृद्ध कार्यकर्ता श्रीमती रमा शुक्ल का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के हस्ते हो रहा है। लोकतंत्र सेनानी सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सच्चिदानंद उपासने जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया माइक संभालें। भारत माता की, भारत माता की। हम सब जानते हैं कि हम सबका सम्मान यहाँ पर होना है और बहुत व्यवस्थित ढंग से सम्मान हो जाए, इस दृष्टि से कुछ व्यवस्थाएं बनाई हैं। भीड़ न रहे और जिसका सम्मान है उसको मिले और उसकी फोटो भी हो जाए। इसलिए हम सब लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सम्मान का फोटो बराबरी से हो जाए। जितना अनुशासित करेंगे उतना जल्दी हो जाएगा। हम दो प्रकार के लोकतंत्र सेनानी हैं। एक जिनको घर से गिरफ्तार करके ले जाया गया, वो गिरफ्तार होकर जेल चले गए और उस भयावह परिस्थितियों में जिन लोगों ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदेशानुसार कि ताजीवन जेल जाना है, इस प्रकार की घोषणा के बाद अपना सर्वस्व छोड़कर सत्याग्रह किया, सड़कों पर जाकर इंदिरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी जैसा डॉक्टर रमन सिंह जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा, वो सारे सत्याग्रहियों का पहले सम्मान किया जाएगा। उसके बाद जो हमारे जिलों से सब आए हैं, एक एक जिले का बुलाएंगे, उस हिसाब से जिले के जो अध्यक्ष हैं वो हमको लेके आएंगे। सर्वप्रथम सत्याग्रही श्री अप्पा खरे जी, जिन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह किया था, है नहीं आए? नहीं, जो आने लायक है। राजेश त्रिपाठी जी भिलाई से, सुहास देशपांडे जी, शिरोमणि घोरपड़े जी, वीरेंद्र पांडे जी, जयंत तापस जी, सुनील पुराणिक जी, किशन गोयल जी। आते जाओ, इधर से आते जाओ, इधर से ऐसे निकलते जाओ। सम्मान देने वाले मोमेंटो लेके जल्दी आते जाओ, जो अपनी महिला शक्ति है, जल्दी जल्दी लाते जाए मोमेंटो। माला न लाए, मोमेंटो भर लाते जाए। मोमेंटो और शाल। बाकी सब अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। सुनील पुराणिक जी, जयंत तापस जी, राजेश त्रिपाठी जी, किशन गोयल जी, मणिलाल चंद्राकर जी, विवेक सुरंगे जी, गिरीश उपासने जी, राजेंद्र अग्रवाल जी, मोहन चोपड़ा जी, मनोज बिसाल जी,
योगेंद्र सिंह जी सब लाइन से आते जाएंगे। बुला लीजिए बस, ये तो सत्याग्रही फिर नीचे आ जाएंगे, वहीं से करेंगे। हेमंत देशमुख जी, योगेंद्र सिंह जी, रामावतार यादव जी, हृदय नारायण निर्वाणी जी, हरीश लूनिया जी, किशोर टाटीबंद वाले जी, देव प्रसाद तिवारी जी। हाँ, अभी इतने लोग जिनका नाम लिया लाइन से देखता हूँ, आगे बढ़ते हैं। भारत माता की, भारत माता की। जितने नाम लिया उतने भी लाइन से आ जाएंगे। शिरोमणि इधर आ जाओ। देव प्रसाद तिवारी जी, बाबूलाल चंद्रा जी, मालिक राम साहू जी, रामाधार चंद्रा जी, तिलक राम चंद्रा जी, मोहित राम चंद्रा जी, भेदचंद चंद्रा जी, महादेव चंद्रा जी। इतने लोग लाइन से आ जाए पहले। वो तो सत्याग्रही नहीं है ना, सत्याग्रहियों को बुला रहा हूं। योगेंद्र सिंह जी, निर्वाणी जी, महादेव चंद्रा जी, बद्री देवांगन जी, राम भरोसे चंद्रा जी, राधेश्याम शर्मा जी अकलतरा। नहीं आ पाएंगे तो उनको वहां पे आके करेंगे सम्मान, वहीं रखेंगे। उनके साथ जो सहायक आए हैं वहीं रहें। द्वारका जायसवाल जी मुंगेली, नेतराम विश्वकर्मा जी, अर्जुन तीर्थानी जी बिलासपुर, गजानन दिग्रस्कर जी, महेश ताम्रकार जी, अर्जुन तीर्थानी जी बिलासपुर, महेश ताम्रकार जी तामस्कर जी बिलासपुर, लखनलाल पथिक जी धमतरी। ये इतने लोकतंत्र की रक्षा के लिए सत्याग्रह करके जेल गए थे, उनका सम्मान है। बाकी जितने हमारे लोकतंत्र सेनानी आए हैं उनके परिवार से आए हैं। हो गया ना गोपाल शर्मा का? तो गोपाल शर्मा जी पिहरित से, सत्याग्रही नहीं है उसमें है, वहां वहां है नीचे जिले में। गोपाल तिवारी जी घिवरा से, ये सारे जिलों के अध्यक्षों से हमने रिपोर्ट के आधार पर सत्याग्रहियों का चयन किया है। कोई छूट गया होगा तो सत्याग्रही जो जेल से स्वयं जेल गए थे, गिरफ्तार हैं। निर्वाणी जी की माता जी हैं, पत्नी। आगे बढ़ते जाएं जल्दी जल्दी लेकर। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम, सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सत्याग्रही केवल आए, बाकी लोग ना आए, बाकी लोग ना आए। वहां रोक दीजिए सोनू जैन जी, बाकी लोगों का नीचे करेंगे। बाकी मुख्यमंत्री जी नीचे आने वाले हैं।
चलो ठीक है। शशांक जी, एक एक जिले से नाम पढ़ते जाइए, अब आ रहे हैं तो आते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण राठी जी दुर्ग, श्री लक्ष्मी नारायण राठी जी दुर्ग, श्री लखनलाल पथिक जी धमतरी, श्री गौतम सिंह ठाकुर जी भिलाई, श्री ईश्वर प्रसाद बघेल भिलाई, श्री राधेश्याम सभी शर्मा बैठते जाइए, अकलतरा, आप सबको बुलाया जाएगा सबके नाम। श्री राधेश्याम शर्मा जी अकलतरा, श्री मनोहरन टिकरिया रायपुर, अभी सब लोकतंत्र सेनानियों को बुलाया जाएगा। जिनका सम्मान हो गया है वो भोजन कर सकते हैं, जिनका सम्मान हो गया है वो भोजन के लिए जा सकते हैं। श्री सुंदर श्याम सचदेव जी बिलासपुर, धन्यवाद। बने लिखे कर दे नाम तो हवे ना, बिना नाम के थोड़ी। श्रीमती चंपा देवी जी, स्वर्गीय गुलाब चंद भारती जी की पत्नी श्रीमती चंपा देवी जी। वो मेरे को सबके नाम नहीं मालूम है, और मैं तो रायपुर जेल में था, बाकी सब तो दूसरे जेल में। नमस्कार नमस्कार। मनोहर टिकरिया जी बिलासपुर से, सभी हमारे प्रणाम, बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। कृपाराम साहू जी जो अपने पूर्व मंत्री रहे हैं, धमतरी से जेल में रहे हैं।